जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बारामूला। ऐसे आदमी का जन्म होता है 1969 में, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमारा पार्लियामेंट जो है उस पर खतरा आ जाता है। और इस आदमी का नाम था मोहम्मद अफजल गुरु। अफजल ने 1988 तक अपनी स्कूलिंग जो है वो इसी गांव से पूरी करी और उसके बाद ये एक झेलम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस के लिए अप्लाई करता है। तो अब जो अफजल है ये कॉलेज जाने लग गया था और ये एमबीबीएस कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे जो अफजल है इसकी जो फैमिली की कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी फाइनेंशियली। तो यहाँ पे अफजल जो है वो कॉलेज जाता था तो उसको बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो 1 साल में ही कॉलेज से ड्रॉप ले लेता है और कॉलेज को छोड़ देता है। अब ये सारी चीजें अफजल की लाइफ में हो रही थी। इसी टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशन थी वो इतनी ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो था वो काफी ज्यादा चल रहा था और इसको जो लीड कर रही थी वो कर रही थी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यानी कि JKLF। एंड ये जो JKLF थी ये यंग इंडियंस को रिक्रूट करती थी ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट में काम करें। अब यहाँ पे होता ये है कि यहाँ जो JKLF है इसके जो 2 मेन लीडर होते हैं, यासीन मलिक और हामिद शेख, इनकी जो नजर है ये अफजल पे पड़ती है एंड ये अफजल को कन्विंस करके JKLF को ज्वाइन करवा देते हैं। तो अब इन सब के अलावा JKLF रिक्रूट करने के अलावा यहाँ पे जितने भी लोगों को ये रिक्रूट करते थे इंडिया के खिलाफ काम करने के लिए, ये इनको ट्रेनिंग के लिए POK के मुजफ्फराबाद में भेज देते थे। तो यहाँ पे जब अफजल को यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं इंडिया के खिलाफ काम करने के लिए, तो जो अफजल है और बाकी जितने भी लोग अफजल के साथ रिक्रूट किए जाते हैं इन सबको ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फराबाद भेज देते हैं 1990 में। तो अफजल है और अफजल के साथ जितने भी बाकी बंदों को रिक्रूट किया गया था इन सबकी एक मैच बॉक्स की फैक्ट्री में ट्रेनिंग चलती है करीबन 2.5 महीने के लिए। इधर इनको गन चलाना, वेपन्स को यूज करना, कश्मीर में किस तरीके से ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को ब्रेक कर सकते हैं, ये हर एक चीज सिखाई जाती है। अब जो अफजल है और इनके साथ जितने भी लोग बाकी ट्रेनिंग कर रहे थे उन सबकी ट्रेनिंग 2.5 महीने बाद खत्म हो जाती है एंड 2.5 महीने बाद इनको काफी सारे वेपन्स के साथ कश्मीर में एंटर कराया जाता है। अब कश्मीर की हालत कुछ ऐसी होती है कि यहाँ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं दैट इज BSF, ये BSF जो पर्सोनल्स थे इनको इंटेल मिल जाती है कि पाकिस्तान से कुछ लोग हथियार के साथ कश्मीर में घुस रहे हैं एंड BSF जो थी वो कश्मीर में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है एंड एक्टिव होने की वजह से ये जितने भी लोग कश्मीर में घुस रहे थे इनको पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पे अफजल को पकड़ती नहीं है पुलिस, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो भी लोग घुस रहे थे कश्मीर में हथियारों के साथ उनको जो BSF होती है वो पकड़ लेती है, लेकिन अफजल को BSF पकड़ नहीं पाती है। और यहाँ पे जो अफजल की फैमिली थी उनको काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि ये जो BSF है ये काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है एंड ये अफजल को भी पकड़ लेंगी। तो यहाँ पे अफजल का एक भाई रहता था, कजन भाई, दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जिसका नाम था शौकात हुसैन गुरु। तो अब जो ये अफजल है ये कश्मीर से दिल्ली जाता है अपने कजन शौकात के पास एंड यहाँ पे इसकी फैमिली ही इसको फोर्स करके यहाँ पे भिजवाती है ताकि अफजल जो है वो सेफ रहे BSF से। तो अब जो अफजल है ये शौकात के साथ रहता है एंड शौकात जो था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो यहाँ पे अफजल जो है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में एनरोलमेंट करवा लेता है अपना एंड अब ये दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, शौकात और अफजल। यहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ये पढ़ने जाते थे यहाँ पे इनको जो एक टीचर था वो इनको अरेबिक पढ़ाया करता था, मतलब इनकी यूनिवर्सिटी में वो अरेबिक पढ़ाया करता था एंड इसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। एंड ये जो सैयद अब्दुल रहमान गिलानी था ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट का था एंड सिंस क्योंकि ये लोग साथ ही सेम कॉलेज में थे तो इनकी काफी अच्छी जान पहचान हो जाती है गिलानी से, शौकात और अफजल की। एंड लेटर ऑन ये काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं क्योंकि एक तो कम्युनिटी इन लोगों की सेम थी एंड दूसरा कि ये लोग सेम कॉलेज में थे एंड तीसरा कि इनका ये भी जो था, ये गिलानी जो था ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ही था। और ये जो दोस्ती हुई गिलानी, शौकात और अफजल में ये इनको आगे जाके काफी ज्यादा भारी पड़ती है। 1993 से 94 के बीच में अफजल की ग्रेजुएशन जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी हो रही थी। इसी बीच में BSF जो थी वो कश्मीर में काफी ज्यादा एक्टिव थी। यहाँ पे BSF जो थी वो ड्राइव चला रही थी कि जितने भी कश्मीरी
इंडिया के खिलाफ थे, जो मिलिटेंट के तौर पे एक्ट कर रहे थे, उनको एक मौका दिया जाता है कि वो आकर बीएसएफ के आगे सरेंडर करें, अपने वेपन्स को छोड़ दें एंड वहां से मतलब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। तो यहाँ पे जो अफजल की फैमिली थी वो भी अफजल को इंसिस्ट करती है 1994 में कि तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है और तुम भी बीएसएफ के आगे अपने वेपन्स को सरेंडर कर दो। अब अफजल जो है अपनी फैमिली की बात मान के दिल्ली से वापस कश्मीर जाता है एंड जितने भी वेपन्स वो ट्रेनिंग सेंटर से लेकर आया था कश्मीर के लिए, वहां ये जितने भी वेपन्स लेकर आया था वो सारे पुलिस को दे देता है एंड यहाँ पे सरेंडर कर देता है। अब सरेंडर करने का मतलब ये नहीं था कि बीएसएफ जो है वो इनको पकड़ लेगी और जेल में डालकर इनको बहुत मारेगी, ऐसा कुछ नहीं था। बीएसएफ ने क्लियरली बोला था कि आप वेपन्स को सरेंडर करो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। अब जो अफजल है वो बीएसएफ के आगे सरेंडर करके कश्मीर से वापस दिल्ली आ जाता है एंड इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और अब दिल्ली में ये मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस शुरू करता है, जहां पे जितने भी मेडिकल की चीजें होती थी उनको सेल करता था, परचेज करता था। एंड दिल्ली में 2 साल तक काम करने के बाद ये सोचता है कि मैं कश्मीर में जाके ये मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू करता हूं एंड ये दिल्ली से वापस कश्मीर जाता है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। अब जो अफजल है ये कश्मीर में है एंड अपना काम वाम कर रहा है, मेडिकल जो भी मेडिकल रिलेटेड सामान होते हैं उनको सेल आउट कर रहा है, अपना अच्छा खासा कमा रहा है, बढ़िया काम चल रहा है इसका। इसी टाइम पे फरवरी 2001 में इसकी मुलाकात होती है तारिक अहमद से और ये जो तारिक अहमद होता है इवेंचुअली अफजल का काफी अच्छा फ्रेंड बन जाता है एंड लेटर ऑन ये अफजल को बताता है कि ये जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करता है। अब अफजल जो है ये सुनता है कि जैश-ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा है एंड तारिक जो है ये काफी ज्यादा कन्विंस करता है अफजल को कि तुम भी जैश-ए मोहम्मद को ज्वाइन कर लो एंड जो अफजल है इस बात को मान भी जाता है। और ये सारी बातें करने के बाद तारिक अहमद जो है अफजल को एक ऐसे बंदे के पास लेकर जाता है जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसने इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स करवाए होते हैं और ये बंदा होता है जैश-ए मोहम्मद का सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा। अब जो ये 3 हैं, गाजी बाबा, अफजल और तारिक अहमद, ये तीनों अच्छा खासा काफी लंबे टाइम तक डिस्कशन करते हैं एंड गाजी बाबा जो है ये अफजल को कन्विंस कर लेते हैं कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और इंडिया के अगेंस्ट में काम करो। अब जो गाजी बाबा है ये अफजल को बताते हैं कि हम काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स जो हैं दिल्ली में प्लान कर रहे हैं कि और हमारे लोग तक रेडी हैं अटैक्स करने के लिए दिल्ली में। अब जो अफजल था ये काफी लंबे टाइम तक दिल्ली में रहा था तो उसको काफी अच्छा आइडिया था दिल्ली का और दिल्ली के सारे मेजर प्लेसेस का। तो यहाँ पे जो गाजी बाबा हैं ये अफजल को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मैं दिल्ली में अटैक करने के लिए भेजूंगा उन सबका रहने का तुम अरेंजमेंट कर देना। और गाजी बाबा कहते हैं कि अगर ये काम तुम ढंग से कर दोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। और ये सब सुन के अफजल जो है ये हाँ कर देता है और गाजी बाबा की जितनी भी बात होती है उन सब पर एग्री कर देता है। अब गाजी बाबा जो है ये अफजल को बताते हैं कि ये 5 आतंकी जो हैं हमने ट्रेन किए हैं दिल्ली में जाकर अटैक करने के लिए एंड ये जो 5 आतंकी हैं इनका जो मेन हेड है वो है मोहम्मद। मोहम्मद से अफजल को मिलवाते हैं गाजी बाबा, अफजल को मोहम्मद से मिलवाते हैं गाजी बाबा एंड ये दोनों आपस में देर तक बात करते हैं। मोहम्मद जो है अपना सारा प्लानिंग वगैरह बताता है कि कैसे वो दिल्ली में अटैक करेगा। यहाँ पे अफजल का जो काम था वो बस इतना था कि कैसे इन 5 टेररिस्ट को सेफली दिल्ली तक पहुंचाना है और इनके रहने सहने का सारा चीज देखना है। अब ये सारी बातें सुनकर जो अफजल है ये अपने कजन शौकात को कॉल करता है जो दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहा था कि मुझे एक रूम की जरूरत है, तुम एक रूम अरेंज कर दो। तो शौकात जो है बिना कुछ पूछे उसके लिए एक रूम अरेंज कर देता है। मुखर्जी नगर के पास में ही एक क्रिश्चियन कॉलोनी है, वहां पे एक रूम अरेंज कर देता है एंड यहाँ पे अफजल ने शौकात को बताया नहीं एक्चुअली में कि रूम किस लिए चाहिए। तो ओवरऑल मतलब ये है कि शौकात को अभी इन सारी चीजों का, इन सारे प्लान्स का कुछ नहीं पता है। अब जब शौकात जो है दिल्ली में पूरी अरेंजमेंट कर लेता है, रूम वगैरह रेडी कर लेता है, तो नवंबर 2001 को अफजल जो है ये मोहम्मद को लेकर कश्मीर से दिल्ली आता है एंड यहाँ पर इन तीनों की मुलाकात होती है, अफजल, मोहम्मद और शौकात की। अब यहाँ पे शौकात को पूरा प्लान समझाया जाता है कि कैसे मोहम्मद के अलावा 4 लोग और आएंगे और ये दिल्ली में अटैक करेंगे
और ये सारी चीजें सुन के शौकात जो है वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। अब इनका जो लीडर था मोहम्मद वो तो आ चुका था, लेकिन ये जो 4 लोग थे जिनको अटैक करना था मोहम्मद के साथ मिलकर, अभी ये 4 लोग रहते थे। तो जो अफजल है ये वापस से दिल्ली से कश्मीर जाता है एंड इन चारों लोगों को लेकर आता है अपने साथ। मोहम्मद जो है ये अफजल के साथ जब आता है तो खाली हाथ आता है, इसके पास कुछ नहीं होता एक लैपटॉप के अलावा। लेकिन ये जो बाकी 4 टेररिस्ट आते हैं ये काफी सारा सामान अपने साथ लेकर आते हैं। 2 बड़े बैग में 4 AK-47, 3 पिस्टल्स, मैगजीन्स, ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स सब कुछ लेकर आते हैं ये अपने साथ। तो अब दिसंबर 2001 के फर्स्ट वीक में ये मोहम्मद के अलावा जो 4 आतंकी थे, राना, हमजा, राजा और हैदर, और इंक्लूडिंग मोहम्मद, ये 5 के 5 आतंकी जो थे ये दिल्ली में आ चुके थे और अब अटैक को काफी ज्यादा कम टाइम बचा था। अब जो अफजल था और जो शौकात था ये अपने तीसरे फ्रेंड गिलानी को भी इन सारे अटैक की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे ये 5 टेररिस्ट दिल्ली में अटैक करने वाले हैं, एंड गिलानी भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। और अब जितनी भी प्लानिंग होती है अटैक से रिलेटेड ये सारी शौकात के घर पर ही होती है। अब ये सब 5 टेररिस्ट और ये तीनों शौकात, अफजल और गिलानी ये पार्लियामेंट जाते हैं अटैक से पहले चेक करने के लिए कि किस गेट से एंट्री हो सकती है, किस गेट से एग्जिट हो सकती है, एंट्री के लिए कितने बैरिकेड्स लगे हुए हैं, किस किस पॉइंट पे चेकिंग हो रही है। ये सारी चीजें देखते हैं, जाकर चेक करते हैं और एक पूरा प्रॉपर पार्लियामेंट का मैप बनाकर वापस से शौकात के घर पे आते हैं। एंड यहाँ से शौकात के घर से ये गाजी बाबा को कॉल लगाते हैं एंड गाजी बाबा को पूरा प्लान और मैप समझाते हैं एंड गाजी बाबा फिक्स कर देते हैं कि जो अटैक होगा वो इंडिया के पार्लियामेंट पे होगा, दिल्ली के पार्लियामेंट पे होगा। और इसके अलावा गाजी बाबा इनको बोलते हैं कि जितने भी अंदर मंत्री होंगे और लीडर्स, बड़े बड़े जो लीडर्स होंगे, इन सबको होस्टेज बना लेना। और अब ये अटैक के लिए सारा अरेंजमेंट करने की तैयारी में जुट जाते हैं। 11 दिसंबर को अफजल और जो मोहम्मद है ये एक गाड़ी ढूंढ रहे थे और ये गाड़ी जाकर करोल बाग से परचेज करते हैं एंड परचेज करने के बाद ये गाड़ी के शीशों को कंप्लीटली कवर कर देते हैं एंड उसके ऊपर जो है एक रेड कलर की लाइट लगाते हैं, जैसे मिनिस्टर्स की गाड़ी में उस टाइम पे लगा करती थी, ताकि ये जो गाड़ी है ये एक मिनिस्टर की गाड़ी ही लगे और किसी को भी इन पे डाउट ना हो। ये सब करने के बाद ये वापस घर आ जाते हैं और अब डेट हो गई थी 12 दिसंबर 2001 और हमले में सिर्फ 1 दिन बचा था। अब जो मोहम्मद होता है ये एक अपने लैपटॉप से होम मिनिस्ट्री का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टिकर जो है वो निकलवा के प्रिंट करके गाड़ी के आगे लगाता है, ताकि गाड़ी को देखकर किसी को भी किसी तरीके का डाउट ना हो। और ये जो 5 आतंकी होते हैं ये अपने लिए फेक आईडीज भी अरेंज करवाते हैं एंड जिसपे जो नंबर लिखा होता है वो सारी आईडीज पे सेम नंबर लिखा होता है। और ये सारी अरेंजमेंट करते करते 12 दिसंबर का जो डेट होता है वो निकल जाता है और अब जो डेट आती है वो आती है 13 दिसंबर 2001, जिस दिन पार्लियामेंट का अटैक होना था। अब जो मोहम्मद है, जितने भी एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब्स वगैरह इनको चाहिए थे अटैक करने के लिए, ये सारे के सारे उस गाड़ी में रख देते हैं और ये जो 5 आतंकी है ये पार्लियामेंट के टुवर्ड्स निकल जाते हैं अटैक करने के पर्पज से। यहाँ पे अफजल और जो शौकात थे उनका काम खत्म हो चुका था एंड अब ये डिसाइड करते हैं कि अटैक के टाइम पे ये दिल्ली में नहीं रुकेंगे, तो यहाँ से ये वापस अपने घर चले जाते हैं कश्मीर में। अब जो ये 5 आतंकी हैं ये काफी तेजी से पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे। जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसमें 12 गेट्स थे इन टोटल, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे और ये जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की कंप्लीटली राउंड शेप में थी। और जो पार्लियामेंट का गेट नंबर 11 था वो सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री और एग्जिट के लिए फिक्स था एंड जो बाकी के गेट्स थे उनसे जो बाकी के मिनिस्टर्स थे वो आते जाते थे। पुरानी वाली पार्लियामेंट के आसपास एक बड़ी सी सर्कुलर रोड थी एंड जैसे ही वहां पे कोई एंटर करता था तो ये होता था कि वो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में है। इस पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एंटर करने से पहले 7 बैरिकेड्स लगे हुए थे जो कि आयरन गेट की तरह थे। तो इस आयरन गेट के पास ही जो बैरिकेड्स थे इसके पास ही आईडीज वगैरह चेक होती थी एंड जैसे ही आईडीज वगैरह चेक हो जाती थी तो जो भी मिनिस्टर अंदर घुसता था वो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाता था। जो पुराना पार्लियामेंट था उसकी जो सिक्योरिटी थी वो 3 फोर्सेस के पास थी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस एंड आईटीबीपी।
अब ये जो 5 आतंकी हैं ये तेजी से पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं एंड वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में विंटर सेशन जो था वो 11 बजे शुरू होना था। तो ये जो विंटर सेशन होता है ये 11 बजे शुरू हो जाता है पार्लियामेंट में और 11:20 पे स्पीकर जो है इस पार्लियामेंट सेशन को रोक देते हैं। इसका रीजन ये होता है कि ऑपोजिशन और जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो स्पीकर जो है वो 40 मिनट्स के लिए पार्लियामेंट को जो सेशन होती है उसको रोक देते हैं। तो अब जो सेशन कंटिन्यू होनी थी वो 12 बजे शुरू होनी थी। स्पीकर 40 मिनट के लिए सेशन को रोक देते हैं। तो जैसे उस टाइम पे जो देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो सोनिया गांधी थी मेन लीडर ऑपोजिशन की, ये जो है अपने बंगलों की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन जो बाकी के 200 जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे वो अभी भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर थे, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, मनमोहन सिंह जी, ये सारे बड़े जो लीडर्स थे ये अभी भी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर थे। अब बजते हैं 11:30 एंड इस टाइम पे जो ये टेररिस्ट थे ये बैरिकेड नंबर 2 मतलब कि जो आयरन गेट नंबर 2 था इसके टूवर्ड्स आ चुके होते हैं। एंड सिंस इनके कार के आगे होम मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का टैग लगा हुआ था, मतलब कि स्टिकर लगा हुआ था, तो इनको कोई उतना रोकता नहीं है एंड ये एंट्री कर जाते हैं अंदर। और अब ये पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस चुके थे और ये गेट नंबर 12 के पास जाने लगते हैं। इन आतंकियों का एक्चुअली में प्लान ये था कि ये जैसे ही पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसेंगे ये अपनी गाड़ी को एक जगह पार्क करेंगे एंड बॉम्ब से उस गाड़ी को उड़ा देंगे। तो यहाँ पे जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सोनल्स होंगे, जितने भी लोग खड़े होंगे जो सीआरपीएफ वगैरह के होंगे, उन सबका ध्यान जो होगा वो गाड़ी के तरफ होगा। तो ये धीरे से अंदर घुस जाएंगे, मतलब एंट्री गेट से अंदर घुस जाएंगे। जितने भी वहाँ पे नेता होंगे उन सबको होस्टेज बना के बाद में गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस करेंगे और अपनी डिमांड्स को पूरी करवाएंगे। ये इनका एक्चुअली में प्लान था। ये जैसे ही पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते हैं तो हड़बड़ी में इनका जो ड्राइवर होता है, टेररिस्ट होता है जो ड्राइवर होता है, वो नॉर्मल स्पीड से जो गाड़ी होती है वो काफी तेज चला रहा होता है। तो ये जो चीज होती है ये वॉच एंड वार्ड के जो स्टाफ मेंबर होते हैं जेपी यादव, उनको ये जो चीज होती है काफी ज्यादा अजीब लगती है कि गाड़ी इतनी तेज क्यों चल रही है। तो जैसे ही जेपी यादव जी को इन पे डाउट होता है ये गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं एंड ये जो आतंकी होते हैं ये गाड़ी को रोकते नहीं है, इनफैक्ट और भी ज्यादा तेज चलाने लगते हैं। तो अब जो जेपी यादव होते हैं उनको और भी ज्यादा डाउट हो जाता है एंड ये गाड़ी के पीछे भागना शुरू करते हैं और ये गाड़ी को टेररिस्ट जो है ये और ज्यादा तेज चला रहे हैं और तेज चलाते चलाते ये गेट नंबर 11 के पास आ जाते हैं जहां पे वाइस प्रेसिडेंट को वापस से ले जाने के लिए उनकी गाड़ियां खड़ी थी। तो अब जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे उनको गेट नंबर 11 से एग्जिट करके निकलना था, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे उनको जस्ट लेकर जाने के लिए पार्लियामेंट से बाहर। और इसी टाइम पे ये जो आतंकी होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से टकरा जाते हैं, टक्कर मार देते हैं उनकी गाड़ी में। वाइस प्रेसिडेंट जो थे इस टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर ही थे, वो गाड़ी में अभी बैठे नहीं थे। अब ये जो आतंकी हैं ये वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी में टक्कर मार देते हैं एंड हड़बड़ी में इनको कुछ समझ नहीं आता तो ये गाड़ी से निकलते हैं एंड अंधाधुंध फायरिंग करती हैं जितने भी वहां पे लोग होते हैं उन सब पर, जो भी उनको दिख रहा होता है। सबसे पहले वहां पे एक माली होता है जो कि पेड़ पौधों को काट रहा होता है, देशराज, उनको ये जो टेररिस्ट हैं ये शूट करते हैं और उधर ही एएसआई थे उनको भी ये गोली मार के शूट कर देते हैं। और ये सारी चीजें कि ये लोग कैसे लोगों को, वहां पे जो भी लोग हैं उनको शूट कर रहे हैं। जेपी यादव जो थे वो दूर से देख रहे थे क्योंकि ये गाड़ी जो थी तेज स्पीड से जा रही थी और जेपी यादव भागते भागते गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तो जेपी यादव ये देखकर जो पार्लियामेंट का अलार्म होता है, वार्निंग अलार्म होता है, उसको बजा देते हैं एंड जेपी यादव की वजह से, क्योंकि वो वार्निंग अलार्म को बजा देते हैं, तो जो भी पार्लियामेंट का गेट होता है और विंडोज होती हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। अब गेट तो बंद हो गया था लेकिन जेपी यादव पे ये अटैक कर देते हैं एंड जेपी यादव वहीं पे शहीद हो जाते हैं। अब ये जो 5 आतंकी हैं जेपी यादव को मारने के बाद गेट नंबर 1 के टूवर्ड्स भागना शुरू करते हैं एंड जो सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल थे वाईबी थापा और जो कांस्टेबल थे सुखविंदर सिंह, वो दूर से मोहम्मद जो उन टेररिस्ट का मेन हेड होता है उसको शूट कर देते हैं। अब मोहम्मद की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है क्योंकि वो गिर जाता है और गोली लग जाती है उसको और उसके ना कमर पे एक्सप्लोजिव्स बंधे होते हैं और वो जैसे ही गिरता है गोली लगने की वजह से
वो एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं वो गेट नंबर 1 के पास एकदम से ब्लास्ट करते हैं और गेट नंबर 1 के पास बहुत तेज धमाका होता है। ये धमाके की आवाज सुन के वहां पे जो कांस्टेबल होती हैं कमलेश कुमारी, वो भी भागते हुए आती हैं गेट नंबर 1 के पास एंड ये जो टेररिस्ट हैं उनको देखकर उन पर भी शूट कर देते हैं। अब जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे मिनिस्टर्स हैं उन सबको पता लग जाता है कि किसी तरह का तो अटैक हुआ है और वो सारे मिनिस्टर्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि पार्लियामेंट के बेंचेस के नीचे छुप जाते हैं। अब गेट नंबर 1 के पास धमाका हो गया है और गेट नंबर 4 के टुवर्ड्स अब ये जो 4 आतंकी बचे हैं ये भागते हैं कि शायद यहां से ये लोग पार्लियामेंट में एंट्री कर पाए। और इसी गेट पे CISF संतोष जी की ड्यूटी होती है और ये 4 के 4 आतंकी जो होते हैं इनके टारगेट पे होते हैं और इसमें से जो 3 आतंकी होते हैं हमजा, राजा और राणा, इनको अकेले संतोष जी ही मार देते हैं। और अब 4 आतंकी मर चुके हैं और जो अकेला बचा है वो बचा है हैदर, जो कि अब गेट नंबर 5 के टुवर्ड्स भाग रहा है। और अब ये जो हैदर है, जो लास्ट आतंकी बच गया है, ये एक केबल वायर को पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन और यहाँ पे जो ड्यूटी पर होते हैं वो होते हैं श्यामवीर सिंह जी, ये इस हैदर को मार देते हैं। तो मतलब टोटल 30 मिनट के अंदर, मतलब 12:15 तक सारे आतंकियों को मार दिया जाता है, इस पूरे हमले को रोक दिया जाता है। और फिर जो अंदर फंसे मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत सेफली आर्मी के बीच में बाहर निकाला जाता है एंड जो लाल कृष्ण आडवाणी जी होते हैं वो सबसे पहले जाकर बाहर निकलते ही मरे हुए टेररिस्ट के पास जाते हैं। के मुंह से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आती है कि दे लुक लाइक पाकिस्तानीज। लेकिन इस पूरे पार्लियामेंट अटैक में इंडिया के जो 9 लोग थे वो शहीद हो जाते हैं। अब ये सारी चीजें होती हैं, अटैक से पार्लियामेंट जो होता है वो बच जाता है, एक तरीके से बच जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं होती हैं जितना ये लोग प्लान करके आए थे। थोड़े टाइम बाद पार्लियामेंट में जो सर्च टीम होती है वो आती है, एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं एंड फेक आईडीज पे मैंने आपको बताया था कि नंबर्स लिखे हुए थे और सारी फेक आईडीज पे सेम नंबर लिखे हुए थे। इस नंबर को ट्रैक करके पुलिस जो है वो पूरे ऑपरेशन का पता लगा लेती है। ये जो सेम नंबर इनकी फेक आईडीज पे लिखे होते हैं, इनको ट्रैक करके पता लगता है कि इसके ये जो नंबर था ये बाकी एक और जो 3 नंबर्स थे उनके टच में था और ये जो 3 अलग नंबर्स थे ये थे अफजल, गिलानी और शौकात के। दिल्ली पुलिस जो होती है वो गिलानी को पकड़ लेती है क्योंकि शौकात और जो अफजल थे ये तो कश्मीर भाग गए थे, गिलानी दिल्ली में था। गिलानी को पकड़ लेती है एंड अपने तरीके से सारी की सारी बातें गिलानी से निकलवा लेती है। और 15 दिसंबर 2001 को पुलिस जो है वो कश्मीर जाती है और अफजल और शौकात को भी पकड़ लेती है। अफजल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 9 फरवरी 2013 को अफजल को फांसी दे दी जाती है और शौकात को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।